मैंने आपको बताया था कि हमने अपने नेक्स्ट लेक्चर में अब शुरू करने हैं वाइट ब्लड सेल्स, यानी जिन्हें हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। और जिस तरतीब से हमने पीछे रेड ब्लड सेल्स पढ़े हैं, उसी तरतीब से हमने आगे वाइट ब्लड सेल्स को भी लेके चलना। और अपने पीछे वाले जो नॉलेज को उसको रिफ्रेशनड अप रखिएगा। मिसाल के तौर पे आपको याद होगा, मैंने लेबॉर्ट्री में आपसे एक स्लाइड बनवाई थी डीएलसी के लिए, डिफरेंशियल ल्यूकोसिटिक काउंट। उस स्लाइड को बना के हमने ड्राई करके स्टेन करके रख दिया। अभी हमने उसको देखना था और उसी के अंदर हमने ये जो 5 तरह के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जिनको हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स। ये हम बड़ी दफ़ा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं चीज़ें। उस हिसाब से उस नॉलेज को इसके साथ जोड़ना है। शेरवुड की बुक से देख लेना है, आपकी जो रेफरेंस बुक है, और साथ साथ ये मेरा लेक्चर नोट करते जाना है। इफ़ यू वांट अ पीस ऑफ पेपर एंड यू वांट टू कीप लिसनिंग टू मी और यू वांट टू जॉट डाउन योर पॉइंट्स, आप पॉइंट्स नोट करना चाहते हो, तो दैट्स इट, आप साथ साथ कागज़ के ऊपर पॉइंट्स नोट करते चले जाओ, उसको फिर बुक से डिटेल पढ़ लो। सो वी विल बी स्टार्टिंग द ल्यूकोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स। जो तरतीब हमने रेड ब्लड सेल्स की रखी थी, वही तरतीब यहाँ रखेंगे हम। इंट्रोडक्शन देंगे वाइट ब्लड सेल्स का। उधर हमने एरिथ्रोपोइसिस पढ़ा था, यहाँ हम ल्यूकोपोइसिस पढ़ेंगे। उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वाइट ब्लड सेल्स की। उन 5 के 5 सेल्स की मोफोलॉजी पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। प्रॉपर्टीज़ में कुछ प्रॉपर्टीज़ में आपको वो पढ़ाऊंगा वाइट ब्लड सेल्स की जो जनरलाइज्ड हैं, यानी 5 टाइप ऑफ सेल्स वो काम करते हैं। और कुछ मैं पढ़ाऊंगा स्पेसिफिक, मिसाल के तौर पे कुछ न्यूट्रोफिल करता है लेकिन बाकी नहीं करते। सेपरेट भी पढ़ाऊंगा प्रॉपर्टीज़, और कॉम्बिनेटिवली भी पढ़ाऊंगा कि 5 की 5 की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर ये जब प्रॉपर्टीज़ हम अंडरस्टैंड कर लेंगे तो हम उसके फंक्शंस पढ़ेंगे। और जहन में रखें, वाइट ब्लड सेल्स पढ़ने का मकसद ये है कि वी ग्रेजुअली आर मूविंग टूवर्ड्स द इम्यूनिटी। हम बॉडी के डिफेंसेस की तरफ, हम बॉडी के इम्यून सिस्टम की तरफ या इम्यूनिटी की तरफ मूव कर रहे हैं एक्चुअली। सो लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक इंट्रोडक्शन, व्हाट द ल्यूकोसाइट्स आर। देखिए, ल्यूको मीन्स कलरलेस। आपने सेंट्रीफ्यूज किया हमारे साथ लैब में। जब सेंट्रीफ्यूज किया तो मैंने आपको बताया कि सारे WBCs जो हैं वो ऊपर आ जाते हैं और वो कलरलेस थे। देखिए, बफी कोट में था, चूंकि लुको वो कलर वाइट दे रहे होते हैं, तभी हमने साइंटिस्ट ने उनका नाम रखा ल्यूकोसाइट्स। ये वाइट ब्लड सेल्स, ये ल्यूकोसाइट्स। जैसे रेड ब्लड सेल के लिए, जैसे ही रेड ब्लड सेल का नाम आता है, हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट, थर्मोरेगुलेशन, पीएच कंट्रोल। 3 फ्रेजेस निकलती हैं उसकी। ल्यूकोसाइट की एक ही मेन फेज निकलती है, उसको हम रटा मार लें, दे आर द मोबाइल डिफेंस यूनिट्स ऑफ द बॉडी। जहां बॉडी में कोई मौत फौत होनी है, कोई टिश्यू को इंजरी होनी है, कोई आपके अंदर पैथोजन घुसना है। अब मैं 5-4 नाम लूंगा टेक्निकल, नए मेडिकल नाम। पैथोजन, फॉरेन बॉडी, एलर्जन, पैरासाइट, बैक्टीरिया, वायरस, एंटीजन, एक ही तरह की चीज़ें हैं तकरीबन। आगे पढ़ेंगे हम इम्यूनिटी में डिटेल से। कहीं भी कोई मसला हो रहा होगा, दीज मोबाइल डिफेंस यूनिट्स विल रन टू दैट पार्ट एंड दे विल ट्राई टू प्रोवाइड इम्यूनिटी। ये है वाइट ब्लड सेल्स। इंटरेस्टिंग बात यह है कि रेड ब्लड सेल्स ब्लड में काम करते थे, वाइट ब्लड सेल्स ब्लड में कम काम करते हैं, टिश्यू के अंदर घुस घुस के काम करते हैं। सपोजिटली आपकी स्किन से कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस या कोई चीज़ आपको चुभ गई है, वो अंदर जाने की कोशिश कर रही है, तो टिश्यू में जो रोकेगा, जो काम करेगा, वो यही WBCs होंगे। अगली इंटरेस्टिंग बात आप देख लें, ये उन्हीं प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स से बनते हैं जिनसे एरिथ्रोसाइट्स निकल रहे थे। लेकिन आपको याद होगा, मैंने एक एग्जाम्पल दी थी कि एक घर में 4 बच्चियां हैं, अगर वो 4 डिफरेंट ख़ानदानों में ब्याही जाती हैं तो लीनिएजेस जो बनेंगी ख़ानदान की, वो 4 होंगी। इसी तरह से ये जो हेमेटोपोइएटिक स्टेम सेल है, ये बहुत सारी लीनिएजेस बनाता है। एक लीनिएज थी जिसको हमने पढ़ा, एरिथ्रोसाइट, उसमें से निकल गए। एक और निकालूंगा, उससे होगी ग्रेनुलोपोइसिस, मतलब ग्रेनुलोसाइट्स का बनना, तो 3 उधर बन जाएंगे। और बाकी जो बच गया, एक मोनोसाइट के लिए अलहदा बनवाऊंगा, लिम्फोसाइट के लिए अलहदा बनवाऊंगा। ये सारी लीनिएजेस जो निकलेंगी एक्चुअली उसी हेमेटोपोइएटिक स्टेम सेल से निकलेंगी जो बोन मैरो में मौजूद है और जिसे आपने नाम दिया था HSC का। सो इसका मतलब हो गया कि प्रोजेनीटर सेल, फादर सेल, प्रिकर्सर सेल, तो वही HSC ही है। बड़ी डिटेल से हम पहले भी कुछ डिस्कस कर चुके हैं, आज भी कर लेते हैं। देखें, ग्रेनुलोसाइट्स, ए ग्रेनुलोसाइट्स। ये बुक नीचे वाली जो है, मैंने आपकी शेरवुड की बुक से ली है, आप वहां भी देख सकते हैं। ग्रेनुलोसाइट्स को इसलिए ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं बिकॉज दे आर फिल्ड अप, देयर साइटोप्लाज्म इज फिल्ड अप विद ग्रेन्यूल्स।
और ये भी मैं बता चुका हूं कि वो ग्रेन्यूल्स एक्चुअली क्या हैं। दे आर एक्चुअली लाइसोसोम्स, जो कि इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम थे। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, इन्हीं ग्रेनुलोसाइट्स का दूसरा नाम होता है पोलीमॉर्फ न्यूक्लियर शेल्स। पोली मीन्स बहुत ज़्यादा, मॉर्फ मीन्स शेप, न्यूक्लियर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की बहुत ज़्यादा शेप्स जो कि डिफरेंट होती हैं ग्रेनुलोसाइट्स में, इसलिए इन ग्रेनुलोसाइट्स को पोलीमॉर्फ न्यूक्लियर सेल्स भी कहते हैं। ब्लड रिपोर्ट्स जो हम डिस्कस कर रहे थे क्लास के अंदर, किसी ब्लड रिपोर्ट में आप देखेंगे वहां पे बाज़ जगह पे लिखा भी हुआ है पोलीमॉर्फ न्यूक्लियर सेल, यानी उसने सारे ग्रेनुलोसाइट्स इकट्ठे बता दिए। ग्रेनुलोसाइट्स में तीन आते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। ए ग्रेनुलोसाइट्स में दो आते हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। और उनके साथ देख लीजिए, ए ग्रेनुलोसाइट्स के साथ लिखा हुआ है मोनोन्यूक्लियर। उनका न्यूक्लियस का कोई टुकड़े नहीं होते, कोई खास डिफरेंट शेप्स नहीं होती, एक ही तरह का होता है, गोल होता है। जरा सी एक फर्क आता है मोनोसाइट में, जो मैं आगे आपको बताऊंगा, होता मोनोन्यूक्लियर है। इसमें पोलीमॉर्फ न्यूक्लियर होते हैं ग्रेनुलोसाइट में। यहीं पर देख लें, ग्रेनुलोसाइट्स, ए ग्रेनुलोसाइट से क्लासिफिकेशन हो गई। सबसे ज़्यादा आपका पाया जाने वाला ब्लड के अंदर, हम आपकी स्लाइड्स बनाएंगे, खुद आपकी बनाएंगे इंशाल्लाह, और उसमें देखेंगे डीएलसी के अंदर कितने कितने आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स होते हैं, उसके बाद लिम्फोसाइट्स होते हैं। बल्कि यूं कह लें, ब्लड में सबसे ज़्यादा होते हैं न्यूट्रोफिल्स एंड लिम्फोसाइट्स हैं। इओसिनोफिल तो कुछ 100 काउंट करें तो 1 से 4, बेजोफिल को एक भी नहीं नजर आता 100 काउंट करें तो। देख लें, 1 से भी लेस उसने दी हुई है परसेंटेज, 0.25 से 0.5% तक। मोनोसाइट 2, 3, 4, 5 मिल जाते हैं। इओसिनोफिल मैंने आपको बताया 1 से 4, इससे ज्यादा है तो कोई प्रॉब्लम है। तो ये क्लासिफिकेशन है और ये डिस्ट्रीब्यूशन है वाइट ब्लड सेल्स की आपके ब्लड के अंदर। कितने कितने परसेंटेज में पाए जाते हैं, 100 में गिने तो कितने होते हैं। न्यूक्लियस की क्या कहानी है, पोलीमॉर्फ न्यूक्लियर है तो वो ग्रेनुलोसाइट है, मोनोन्यूक्लियर है तो वो एक ग्रेनुलोसाइट है। साइटोप्ला देखिए, नाम जो हमने रखे हैं ना, ये जो हमने नाम रखे हैं स्टेनिंग के बेस पे रखे हैं। न्यूट्रोफिल, फिलिया मीन्स लव, फोबिया मीन्स हेट। न्यूट्रो मीन्स ये न्यूट्रल रहता है, कोई भी स्टेन ले लेता है, इसलिए हमने इस सेल का नाम रखा न्यूट्रोफिल। इओसिनोफिल का दूसरा नाम होता है एसिडोफिल। इओसिन मीन्स एसिड, ये खुद बेसिक होता है, इसलिए एसिड को लाइक करता है। स्टेनिंग की टेक्निक में ये बात याद रखें, जो चीज़ बेसिक होगी वो एसिड को पसंद करेगी, जो एसिडिक होगी वो बेसिक को पसंद करेगी। इसका मतलब है इओसिनोफिल जो है वो असल में बेसिक है, एसिड डाई को पसंद करता है, एसिड स्टेन को पसंद करता है। बेजोफिल खुद एसिडिक है, लेकिन स्टेन अपने ऊपर बेसिक लेता है। तो ये जो टर्म्स हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, ये टर्म्ड है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग। जो टर्म पोलीमॉर्फ न्यूक्लियर है वो बेस्ड है ऑन द नंबर ऑफ लोब्स एंड शेप्स ऑफ द न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द ग्रेनुलोसाइट्स। जो टर्म ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स दी है वो इसलिए दी है ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ लाइसोसोम्स। ये देखिए, इन्हीं टर्म्स के अंदर आप इनको जरा नजर मार लेंगे, इन्हीं में रट्टा लगा लेंगे, तो ये सारी पांचों क्लासिफिकेशंस बड़ी आसान हो जाएंगी। अब हम देखते हैं, जैसे हमने रेड ब्लड सेल्स में पढ़ा था एरिथ्रोजेनेसिस, इसमें हम पढ़ेंगे ल्यूकोजेनेसिस कह लें आप, ल्यूकोपोइसिस कह लें, वन एंड द सेम थिंग। मैंने भी पीछे बताया कि देखें ऊपर यहाँ बना हुआ है, ये पिक्चर भी आपकी ऑफिशियल रेफरेंस बुक की है, शेरवुड की, वहाँ से आप देख सकते हैं। तमाम ब्लड के सेल्स ने, एवरी सेल ऑफ द ब्लड जो भी है वो, उसने उसी HSC से बनना है, जिसका नाम उसने यहाँ पे रखा हुआ है अनडिफरेंशिएटेड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। अब देखिए, उससे नीचे लाइनें निकल रही हैं। लेफ्ट पर वो एक लाइन ले गया, एक लीनिएज ले गया, उसका नाम रखा है उसने माइलॉइड स्टेम सेल, और राइट पे एक ले गया जिसको कहा है लिम्फोइड स्टेम सेल। जो लिम्फोइड स्टेम सेल वाली लाइन है उससे लिम्फोसाइट्स बन जाएंगे, सिर्फ लिम्फोसाइट्स, एक टाइप वाइट ब्लड सेल्स की। अभी 4 रहते हैं। अब आ जाए माइलॉइड स्टेम सेल पे, तो माइलॉइड स्टेम सेल में राइट पे पहला दे रहा है मोनोसाइट प्रिकर्सर, उसकी लाइन अलग निकलेगी, उससे मोनोसाइट्स बन जाएंगे। और ग्रेनुलोसाइट्स आपके 3 तरह के थे। इसी माइलॉइड स्टेम सेल के बिल्कुल नीचे आप देख रहे होंगे लाइट पिंक कलर का ग्रेनुलोसाइट प्रिकर्सर्स, इस लीनिएज से ग्रेनुलोसाइट्स बनेंगे 3 के 3। तो इसका मतलब ये हो गया कि रेड ब्लड सेल्स की बनने की लाइन अलग है, ग्रेनुलोसाइट्स के बनने की लाइन अलग है, मोनोसाइट्स के बनने की लाइन अलग है, और लिम्फोसाइट्स के बनने की लाइन अलग है। ये लीनेजेस दिखाई हुई हैं। इसी तरह प्लेटलेट्स की भी अलग हैं, जब हम प्लेटलेट्स पढ़ेंगे जिन्हें थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, तो उसमें ये डिस्कस करेंगे हम।
यहीं पर ल्यूकोपोइसिस के ज़िमन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात नोट कर लें। आपसे जब किसी ने कहा जी रेड ब्लड सेल्स कहाँ बनते हैं, तो आपका बगैर सोचे समझे जवाब होता है बोन मैरो, विच इज़ क्वाइट राइट। ल्यूकोपोइसिस में जब जब सवाल पूछा जाए डब्ल्यूबीसीज कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, तो जवाब दो होंगे, बोन मैरो भी एंड लिम्फॉइड टिश्यू भी। अब ये नई चीज़ आ गई। देखिए 5 आपने किए थे, बेसोफिल, इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल ये और मोनोसाइट, ये चारों बोन मैरो से बनते हैं। लेकिन एक ऐसा है, नमूना कह लें आप उसको, मैं उसे कहता हूँ नमूना वाइट ब्लड सेल है वो। क्यों? क्योंकि उसका जेनेसिस डिफरेंट है, उसकी फॉर्मेशन डिफरेंट है। लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट बोन मैरो से भी बनते हैं और लिम्फैटिक सिस्टम से भी बनते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं जी लिम्फैटिक सिस्टम से भी बनते हैं वाइट ब्लड सेल्स और बोन मैरो से भी बनते हैं। मैंने नीचे आपके लिए एक लाइन में ये चीज़ ऐड कर दी है। अब लिम्फैटिक सिस्टम का भी बॉडी में थोड़ा सा पता होना चाहिए। हम आगे डिटेल से कहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे चूंकि बात आ गई है तो मैं आपको उसके ऑर्गन्स गिनवा दूँ लिम्फैटिक सिस्टम के। लिम्फैटिक सिस्टम में लिम्फ वेसल्स होती हैं, उनमें एक फ्लूइड वाइट कलर का फिर रहा होता है जिसे लिम्फ कहते हैं, और बहुत सारे लिम्फ ऑर्गन्स हैं बॉडी में आपकी। मिसाल के तौर पे टॉन्सिल्स, मैं लिस्ट बनवा रहा हूँ और मैं इन्हीं जिस तरह से समझा रहा होता हूँ ऐसे ही एमसीक्यूज एग्जाम में देता हूँ, फिर वहाँ आपको मुश्किल ना हो। टॉन्सिल्स ये जो गले में है, एडिनॉइड्स ये भी आपके गले में भी होते हैं और आपकी टांगों में भी होते हैं। लिम्फ नोड्स, ये थाइमस, स्प्लीन, ये ऑर्गन्स जो मैंने गिनवाए इनके अंदर लिम्फैटिक टिश्यू होता है, इसलिए इन्हें लिम्फैटिक सिस्टम का हिस्सा कहते हैं। तो इसका मतलब है इन सारे ऑर्गन्स में वो लिम्फोसाइट्स बनेंगे। तो हमने सम अप निकाल लिया कि ऑल द ग्रेनुलोसाइट्स and monocytes are produced from bone marrow, but however lymphocytes are produced both from the bone marrow as well as the lymphoid tissue. अभी चंद आगे जो 5 सेल्स में जिनकी आपको मॉर्फोलॉजी पढ़ाने लगा हूं, समझ लें मैं आपको एनाटमी पढ़ा रहा हूं, बल्कि एनाटमी नहीं कह सकते, एनाटमी तो लार्जर ऑर्गन्स की और बोन्स की और पार्ट्स की होती है। मैं हिस्टोलॉजिकल डिटेल में जा रहा हूं कि उसकी शक्ल कैसी होगी माइक्रोस्कोप में। यूं समझ लें कि ये पार्ट जो मैं अगली 5 स्लाइड समझाऊंगा आपको इन 5 सेल्स के ऊपर, ये आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं डीएलसी का, डिफरेंशियल ल्यूकोसिटिक काउंट। अच्छा, यहाँ पे समझाने में आपको चीज़ें बड़ी कंफ्यूजिंग लगेंगी, लेकिन आई प्रॉमिस यू कि जब आप स्लाइड देखेंगे ना और 2-3 दिन देखेंगे तो तीसरे दिन आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा जी ये सेल देख के बता देंगे आप कि ये न्यूट्रोफिल है, इयोसिनोफिल है, मोनोसाइट है, वट एवर इट इज। अब देखिए यहाँ पर ये ऊपर तो वही पिक्चर लगी हुई है जो आपके बुक से आ रही है। मैं यहाँ पे समरी भी देता जाता हूँ, अलग-अलग अकेला अकेला भी बताता जाता हूँ हर सेल के बारे में, ताकि आपको आसानी हो जाए। देखिए सबसे ज़्यादा हमने कहा था न्यूट्रोफिल्स होते हैं। न्यूट्रोफिल्स के 2 से 6 लोब्स होते हैं, लोब्स, लॉब्यूलेटेड न्यूक्लियस होता है, बड़ा खूबसूरत लोब्स बने होते हैं। ऊपर वाली पिक्चर में भी देख लें लोब्स, नीचे वाली एग्जैक्ट पिक्चर है जो मैंने माइक्रोस्कोप से ली है अपने हाथ से, ये डॉग के रेड ब्लड सेल किया। इसमें नीचे ऊपर देखें न्यूट्रोफिल है और नीचे इयोसिनोफिल है। तो न्यूट्रोफिल के 2 से 6 लोब्स होते हैं। इसके अंदर साइटोप्लाज्म जो होता है वो थोड़ा फेंट पिंक, हल्का पिंक होता है। ग्रेन्यूल्स होते हैं लेकिन बड़े कम नजर आते हैं, क्योंकि वायलेट पिंक कलर होता है और पिंक की साइटोप्लाज्म होता है, तो बस ऐसे धुंधले धुंधले नजर आ रहे होते हैं, क्लियर नहीं होते न्यूट्रोफिल में। न्यूट्रोफिल को इयोसिनोफिल से कंपेयर करना पड़ता है, ये दोनों कंफ्यूजिंग होते हैं। दोनों ही हैं तो ग्रेनुलोसाइट्स, दोनों के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होंगे। अब न्यूट्रोफिल के ग्रेन्यूल्स और साइटोप्लाज्म दोनों पिंक होते हैं, तो ऐसे दबे दबे से नजर आते हैं। देख लें ये बड़ी टिपिकल पिक्चर है, एन मींस न्यूट्रोफिल। तो अभी हम बात करते हैं इयोसिनोफिल की, वही सेम पिक्चर है। इयोसिनोफिल होते ही नॉर्मल ब्लड में ना 100 काउंट करें तो 1 से 3 आ जाएंगे बस। अब वो ये लेक्चर सुनने के बाद अपनी ब्लड रिपोर्ट्स भी देखें प्लीज। अगर किसी के इयोसिनोफिल ज्यादा आ रहे हैं, 7 आ गए हैं, 8 आ गए, आने तो 1 से 3 चाहिए थे, समझे कोई प्रॉब्लम है, आगे समझाऊंगा। इयोसिनोफिलिया हुआ है, ये टर्म भी पढ़ाऊंगा। इंक्रीज लेवल ऑफ इयोसिनोफिल्स इन द ब्लड देन नॉर्मल इज कॉल्ड इयोसिनोफिलिया। अब हमने इसकी मॉर्फोलॉजी देखनी है। हमने कहा न्यूट्रोफिल था मल्टीलोब्यूलेटेड, इयोसिनोफिल के होंगे बाइलोब्ड। प्यार से लोग इसको कहते हैं ऐनक की तरह का, ऐनक पड़ी हो जैसे 2 लोब्स हैं, स्पेक्टिकल शेप्ड, स्पेक्टिकल ऐनक को कहते हैं। पर्पलिश ब्लू न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का रंग वैसा ही होता है जैसे न्यूट्रोफिल का होता है, लेकिन न्यूक्लियस के लोब्स 2 होंगे। अब यहां साइटोप्लाज्म डार्क पिंक होगा, ब्राइट पिंक। न्यूट्रोफिल में अभी आपने पढ़ा लाइट पिंक था,
यहां डार्क या ब्राइट पिंक होगा। न्यूट्रोफिल में आपने कहा चूंकि वो भी लाइट पिंक था और साइटोप्लाज्म उसका, और ग्रेन्यूल्स भी लाइट पिंक थे, तो सही ग्रेन्यूल्स का पता नहीं चलता था। लेकिन इयोसिनोफिल्स को प्यार से मैं ऐसे कहता हूं समझाने के लिए स्टूडेंट्स को, जैसे मोती भरे पड़े हों। पर्ली मैंने टर्म भी लिखी है। इसके ग्रेन्यूल्स इयोसिनोफिल के जरा बड़े होंगे, कोर्स मतलब नजर आएंगे, क्लियर थिक होंगे। देखें ये पिक्चर में भी बड़े क्लियर नजर आ रहे हैं, ऊपर वाली में भी नीचे वाली में भी। क्रिम्जन रेड कलर के होंगे, बहुत डीप रेड, जिसको आप ब्लड रेड कहते हैं। और पर्ली होंगे, ऐसे जैसे मोते पड़े हों। तो मैं फिर सम अप कर रहा हूं। न्यूट्रोफिल का न्यूक्लियस बाइलोब्ड, इयोसिन का सॉरी न्यूट्रोफिल का न्यूक्लियस मल्टाइलोब्ड, बहुत से लोब्स होंगे। इयोसिन का बाइलोब्ड। न्यूट्रोफिल का साइटोप्लाज्म मध्यम, इयोसिनोफिल का साइटोप्लाज्म डार्क ब्राइट पिंक। न्यूट्रोफिल के ग्रैन्यूल्स मध्यम, इयोसिनोफिल के ग्रैन्यूल्स डीप रेड, ब्लड रेड, पर्ली लाइक मोती। आई होप न्यूट्रोफिल और इयोसिनोफिल फिर जब आप अपनी स्लाइड्स पे खुद देखेंगे तो आइडेंटिफाई करना सीख लेंगे इंशाअल्लाह। अब आइए बेसोफिल पे। 100 गिन रहे हो ना तो बाजों का तो एक भी नहीं मिलता, बस 0 से 1% तक समझ ले। यहां से परसेंटेज ले लेंगे जो शुरू में मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में, वो जो शेरवुड की बुक में उसने परसेंटेजेस दी है वो भी ठीक है, कोई एक आध नजर आ जाता। अच्छा ये भी बाइलोब्ड होता है। यहां मैंने 2-3 डायग्राम्स लगाई हैं ताकि बेसोफिल को हम जरा क्लियर कर ले। फिर हम जब अल्लाह ने चाहा तो हमने अगर किया प्रैक्टिकल तो उधर फिर हम स्लाइड देखेंगे तो हमें आइडेंटिफाई करना आसान हो वाइट ब्लड सेल्स का। वही यही तो मैं डिफरेंशियल ल्यूकोसिटिक काउंट है जो मैं फिर थियरी में करवा रहा हूं और फिर प्रैक्टिकल में करवाऊंगा। अब बेसोफिल की मजे की बात यह है न्यूक्लियस इसका भी बाइलोब्ड है, लेकिन एक और तरह भी है, साइज से भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देखिए रटा मार लें, ब्लड का सबसे बड़ा साइज में सेल मोनोसाइट है, ऊपर वाले डायग्राम से देख लें, सबसे बड़ा मोनोसाइट है। उससे छोटा इयोसिनोफिल है, उससे छोटा न्यूट्रोफिल है, उससे छोटा बेसोफिल है। तो बेसोफिल का न्यूक्लियस जो है वो बाइलोब्ड है, लेकिन उसके ऊपर भी ना, न्यूक्लियस के ऊपर भी दानों से वो भरा हुआ होगा, ग्रैन्यूल्स इतने ज्यादा होते हैं इसमें। एक बात। दूसरी बात, आपने न्यूट्रोफिल और इयोसिनोफिल में पढ़ा कि न्यूट्रोफिल का तो जो साइटोप्लाज्म था वो बड़ा हल्का पिंक था, इयोसिनोफिल का साइटोप्लाज्म बड़ा तेज पिंक था, इसका साइटोप्लाज्म डीप ब्लू कलर का होता है। ये जो नीचे दो पिक्चर्स लगी हुई है ना, ये ग्राफ, ये मेरी दोनों अपनी पिक्चर्स हैं, खुद हमने ली हैं स्लाइड पे माइक्रोस्कोप पे। ये एग्जैक्ट ऐसे नजर आता है कि जैसे गंद सा मचाओ। ग्रेन्यूल्स की भी समझ नहीं आ रही होती, न्यूक्लियस की भी समझ नहीं आ रही होती, होता वो बाइलोब्ड है। इसे कहते हैं बेसोफिल। बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म होता है इसका, नीला सारा हुआ होता है डीप ब्लू कलर का। ग्रेन्यूल्स बड़े कोर्स होते हैं, कोर्स का मतलब गाढ़ा, कोर्स। कपड़ा खरीदते हैं ना आप शादियों के लिए, कोर्स क्लॉथ दे दो जी, वो कोर्स मीन्स मोटा, लेकिन कोर्स जरूर होते हैं, लेकिन डीप पर्पल होते हैं या ब्लू होते हैं। जबकि देखें इयोसिनोफिल के ग्रेन्यूल्स जो थे वो रेड थे, डीप रेड पर्ली, और इसके ग्रेन्यूल्स ब्लू होंगे। तो आप बेसोफिल को कैसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? एक तो न्यूट्रोफिल से और इयोसिनोफिल से थोड़ा सा साइज में छोटा होगा, लेकिन ये डिफरेंशिएट करना जरा मुश्किल हो जाता है। फिर कैसे करेंगे? इसके अंदर सारा कुछ नीला नीला होगा, न्यूक्लियस भी नीला होगा, और इसके जो ग्रैन्यूल्स हैं इसके ऊपर वो भी नीले होंगे, और न्यूक्लियस के ऊपर भी ग्रैन्यूल्स नजर आ रहे होंगे। दैट्स अ बेसोफिल। हमने कहा जी मॉर्फोलॉजी के हिसाब से द लार्जेस्ट, द बिगेस्ट सेल ऑफ द ब्लड इज मोनोसाइट। अब मोनोसाइट 2 से 10 तक हो सकते हैं, परसेंटेज नजर आते हैं कुछ कुछ। इसके न्यूक्लियस की बड़ी इंटरेस्टिंग निशानी है कि ये इंडेंटेड होता है। आम सब ने खाया होगा, जिसने नहीं खाया वो तो इंसान ही नहीं है फिर। आम के अंदर देखें ना, नीचे की तरफ कोई डेंट पड़ा होता है, इंडेंटेशन। इसके न्यूक्लियस में कहते हैं इंडेंटेड है, या हॉर्स शू शेप्ड होता है। हॉर्स शू भी आपने देखा होगा, अक्सर लोगों ने नज़र से बचने के लिए जो है ना अपनी गाड़ी के पीछे या खोता रेडी के पीछे भी हॉर्स शू लटकाए हुए होते हैं। घोड़े का जो नीचे खुर के नीचे लगे होते हैं हॉर्स शू, वेटनेरियंस को हम बड़ी डिटेल से पढ़ाते हैं हमारे डॉक्टर्स। हॉर्स शू शेप्ड होगा, इंडेंटेड होगा, ओवल भी हो सकता है, हल्का ब्लूइश न्यूक्लियस होगा, हल्का ब्लू। अभी बेसोफिल का पड़ा बड़ा तेज ब्लू था, इसका हल्का ब्लू होगा। इसमें साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा होगा, पेल ब्लू होगा और क्लियर होगा। देखिए ये तो मोनोसाइट ग्रेनुलोसाइट है ही नहीं, इसका साइटोप्लाज्म का क्लियर होना ही सबसे बड़ी निशानी है, और पेल ब्लू साइटोप्लाज्म। फिर बता रहा हूं,
बेसोफिल में मोनोसाइट की सबसे बड़ी निशानी न्यूक्लियस इंडेंटेड होना चाहिए, साइटोप्लाज्म क्लियर होना चाहिए और हल्का ब्लूइश साइटोप्लाज्म होना चाहिए। ये है मोनोसाइट। साइज में सबसे बड़ा होना चाहिए, इसमें साइज भूल गया, इसका साइज बड़ा क्लियर नजर आता है कि इतना बड़ा है। अब ये जो मोनोसाइट है ना, मैं तो 5 की मॉर्फोलॉजी पढ़ा रहा हूं, लेकिन यहीं पे एक बात नोट कर लें, मैंने आपको एक सिस्टम पढ़ाया होगा, रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम। बड़ा इंटरेस्टिंग सिस्टम है और मुझे खुद को बड़ा पसंद है। बॉडी के जो बड़े इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं ना फिजियोलॉजी के, उनमें से एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर प्ले करता है रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम, जो मेरा फेवरेट है, मैंने पढ़ाया भी है कि ये एक मुनज़्ज़म सिस्टम नहीं है, लेकिन इसके जो पहरेदार हैं वो टिश्यूज़ में बैठे हुए हैं, उन्हें कहते हैं टिश्यू मैक्रोफेजेस। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, ब्रेन में हो तो माइक्रोग्लाया, स्किन में हो तो हिस्टियोसाइट्स, लिवर में हो तो कुप्फर सेल्स, लंग्स में हो तो एल्वियोलर मैक्रोफेजेस, स्प्लीन में हो तो स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस, बोन मैरो में हो तो बोन मैरो मैक्रोफेजेस। ये सारे टिश्यू मैक्रोफेजेस हैं विच आर द पार्ट ऑफ रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम, जो कि मैंने पीछे रेड ब्लड सेल्स में पढ़ाया था, हिमोलिसिस, फिजियोलॉजिकल हिमोलिसिस, नॉर्मल ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसीज करने में काम आते थे। आई होप आपको याद आ गया होगा। अब डब्ल्यूबीसीज की इस मोनोसाइट को पढ़ते हुए सबसे इंपॉर्टेंट बात और इंटरेस्टिंग तरीन बात नोट कर लें कि ये जो इतने सारे मैंने टिश्यू मैक्रोफेजेस बोले हैं, जो रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम का हिस्सा है, नीचे एक मैंने छोटा सा ब्लॉक में लिखा हुआ है RES एंड MMS। आज नया वर्ड आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम। मजे की बात यह बता रहा था कि टिश्यूज के अंदर जो मैक्रोफेजेस रिजाइडिंग है, रह रही है, वो असल में किसी दौर में कभी पहले मोनोसाइट थे। आई रिपीट अगेन, ब्लड में फिरने वाले मोनोसाइट्स, उलट करके समझाता हूं, ब्लड में फिरने वाले मोनोसाइट्स कुछ ब्लड में फिरते रहेंगे, कुछ टिश्यू में जाकर मैक्रोफेजेस बन जाएंगे, बड़े बड़े बिग ईटर सेल्स। और तरह समझाता हूं, रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम को ही मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि जो टिश्यू के मैक्रोफेजेस है वो असल में उनका जो सर्कुलेटिंग प्रिकर्सर है, उनका सर्कुलेटिंग फादर जो है वो तो मोनोसाइट ही था। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि RES रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम एंड मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम आर वन एंड द सेम थिंग। मैं फिर रिपीट कर दूं कि मेरे लेक्चर को आप शर्वुड की बुक के लेक्चर के साथ देखेंगे, बड़ी आसानी से पढ़ लेंगे। चंद पॉइंट्स उसने भी दिए हुए हैं, कुछ प्रॉपर्टीज इकट्ठे बताई हुई हैं, कुछ पांचों की लदा लदा बताई हुई हैं। ये अभी हमने लास्टली हम बात कर लेते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ लिम्फोसाइट्स की। 30 से 40% होते हैं, मैंने बताया ब्लड में 100 काउंट करने लगे, सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल्स होते हैं, उसके बाद लिम्फोसाइट्स होते हैं। ये इतनी इंटरेस्टिंग रेशो बनती है कि ये रेशो दुनिया में स्टडी की जाती है स्ट्रेस के लेवल को चेक करने के लिए। N/L यानी न्यूट्रोफिलिक रेशो विद लिम्फोसाइट्स। मेरे और मेरे कोलीग हैं, हमारा एक दो स्टूडेंट जो है वो बर्ड के अंदर ब्लड लेकर N/L चेक कर रहे हैं, न्यूट्रोफिल्स कितने हैं, लिम्फोसाइट्स कितने हैं, स्ट्रेस चेक करने के लिए। तो न्यूट्रोफिल्स के बाद सबसे ज्यादा ये होते हैं लिम्फोसाइट्स। इनका न्यूक्लियस एक्सेंट्रिक होता है। एक्सेंट्रिक का मतलब है साइड पे, सेंटर में ना हो, सेंटर में भी हो सकता है लेकिन ज्यादातर साइड पे होता है। ऊपर बड़ी अच्छी पिक्चर बनी हुई है वो शेरवुड की लिम्फोसाइट की, साइड पे न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस गोल होता है, बड़ा जबरदस्त किस्म का, डीप पर्पलिश ब्लू होता है। अब मजे की फीचर देख लें इसकी, सबसे बड़ी लिम्फोसाइट को पहचानने की निशानी आप ये समझें प्लीज स्टूडेंट्स कि मैंने आज आपको डीएलसी का प्रैक्टिकल की थ्योरी समझा दिया, लेकिन यहां पे इसलिए समझाइए कि जब ये फंक्शन स्ट्रक्चर आएगा तो मैं फंक्शन अच्छा समझा सकूंगा। तो इसका न्यूक्लियस साइड पे होता है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात इसकी मॉर्फोलॉजी की, साइटोप्लाज्म ना होने के बराबर होता है। यूं कह लें न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक रेशियो इज टू लेस। साइटोप्लाज्म बहुत कम होता है, न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है इसमें। इसकी गोलाई के हिसाब से, यानी कि लिम्फोसाइट का अपना जितना साइज है ना, उसके हिसाब से इसमें न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है, मुंह को आ रहा होता है, मैं प्यार से कहता हूं, ऐसे लग रहा है बाहर निकल रहा है इसका न्यूक्लियस। और साइटोप्लाज्म ना होने के बराबर, बाज़ औक़ात नजर ही नहीं आता। और बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स को समझाने के लिए मैं कहता हूं व्हील लाइक है, पल्ले की, पहिए की तरह। पहिया दरमियान से ऐसे एक्सेल बना होता है, बड़ा सा गोल होता है, ऊपर टायर चढ़ा होता है। ये देख लें राइट पे, ये एक माइक्रोग्राफ, अगेन हमारी ही लैब की ली हुई पिक्चर का, ये ह्यूमन ब्लड का एक लिम्फोसाइट है। न्यूक्लियस बहुत बड़ा होगा, गोल होगा, साइटोप्लाज्म छोटा छोटा सा होगा, और साइटोप्लाज्म लाइट ब्लू होगा। सो दिस इज अ लिम्फोसाइट। तो यहां तक हमने कंप्लीट की है मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑल द 5
वाइट ब्लड सेल्स, चाहे वो ग्रेनुलोसाइट्स थे या ए ग्रेनुलोसाइट्स थे। इस स्लाइड में मैंने आप लोगों के लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग, ये जो पिक्चर है नीचे वाली, ये भी एक माइक्रोस्कोप से ली गई है। अनफॉर्चुनेटली ये मेरी लैब की हमारी ली हुई पिक्चर नहीं है, लेकिन बड़ी प्यारी पिक्चर है। ऊपर वही बुक वाली पिक्चर चल रही है आप लोगों को रेफरेंस के तौर पे याद कराने के लिए। नीचे जो स्लाइड है ना, इसमें सारे के सारे सेल्स बने हुए हैं। टोटल इसमें उसने 6 दिए हुए हैं। टोटल इसमें उसने 6 दिए भैया। ये आप एक्सरसाइज करेंगे कि कौन सा सेल कौन सा है। एक ऊपर पड़ा हुआ है राइट साइड पे नीचे पड़ा हुआ है, दरमियान में 2 पड़े हुए हैं, लेफ्ट साइड पे ऊपर नीचे 2 पड़े हुए हैं। ये ह्यूमन ब्लड की आइडियल स्लाइड है। एक और बात जो मैं आपसे शेयर करना भूल गया, वो ये है कि ह्यूमन ब्लड इज द मोस्ट आइडियल ब्लड टू स्टडी डीएलसी। यानी कि जैसे जैसे किताबों में और आप चार्ट पे या वाइट बोर्ड पे एक वाइट ब्लड सेल बना के किसी को समझा सकते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही टिपिकली ब्लड में भी पड़ा होता है। तो उसको आइडेंटिफाई करना कोई मुश्किल नहीं होता इन 5 को ह्यूमन ब्लड में। तो ये एक कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी के लिए मैंने एक छोटी सी पिक्चर लगा दी है, और आप इस पे एक्सरसाइज करेंगे और मुझसे शेयर करेंगे, बता बता के उंगली रख के कि ये कौन सा है। और यही एक्सरसाइज हम फिर प्रैक्टिकल में भी लेबोरेटरी में अगर इकट्ठे हुए अपने डीएलसी के प्रैक्टिकल में करके इन 5 की परसेंटेजेस निकालेंगे, तो आपके 5 पैरामीटर निकल जाएंगे, यानी डीएलसी निकल जाएगा ब्लड रिपोर्ट में से, जो हम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 1 महीने से। अब मुझे वाइट ब्लड सेल्स के फंक्शंस की तरफ आना है, लेकिन इसके फंक्शन कराने के लिए मैं फिर रिपीट कर दूं, कुछ के इंडिविजुअल फंक्शंस होंगे तो वो मैं लहदा बता दूंगा, जॉइंट फंक्शंस होंगे तो जॉइंट भी बता दूंगा। पहले ये तो देख लें कि इनकी फंक्शनिंग स्टार्ट करने के लिए ट्रिगरिंग चीज क्या है। ट्रिगर क्या चीज ट्रिगर करती है, व्हाट स्टार्ट्स देयर फंक्शन। हमने ये भी कह दिया कि व्हाइट ब्लड सेल का एक फ्रेज में फंक्शन है मोबाइल डिफेंस यूनिट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के घूमने फिरने वाले डिफेंस सिस्टम है, ये काम आते हैं ये। तो क्या चीज इनके फंक्शन को एक्टिवेट करेगी, स्टार्ट करेगी, इनिशिएट करेगी, ट्रिगर करेगी। अगर आपकी बॉडी में, अभी मैंने ये नाम बोले थे, कोई भी फॉरेन बॉडी चली गई बाहर की, आपकी बॉडी की अपनी नहीं है, एलर्जन एलर्जी प्रोड्यूस करने वाला केमिकल, पैथोजन कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई एंटीजन आपके अंदर चला गया, तो इनकी फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाएगी। एक और पॉइंट, अभी मैंने फिजियोलॉजी पढ़ानी है, फंक्शन पढ़ाने हैं इनके, उससे पहले मैं आपका बैकग्राउंड बना रहा हूं। एक बात और नोट कर लें, ये न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स इतने खतरनाक सेल हैं, हाईली फेगोसिटिक हैं, कि इनको प्यार से NK सेल्स कहा जाता है। N इज फॉर नेचुरल, K इज फॉर किलर्स। 2000s के अंदर एक मूवी भी आई थी, नेचुरल किलर्स। ये नेचुरल किलर सेल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, इतने खतरनाक फेगोसिटिक हैं। ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। कोई चीज़ डर्टी एंटर होगी तो ये फंक्शन शुरू करेंगे, ये भी क्लियर हो गया। अब इसकी फंक्शन को समझने के लिए 3 बड़े इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, जिनके लिए नीचे 3 डायग्राम्स मैंने बनाई हैं: इन्फेक्शन, इन्फेस्टेशन एंड इन्फ्लेमेशन। और ये 3 टर्म्स जो हैं, ये भी आई सपोज 11वीं क्लास से शुरू होती हैं हमारी बायोलॉजी की बुक्स में, लेकिन आई एम सो सॉरी टू टेल यू कि कई स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता नहीं होता कि इन्फेक्शन, इन्फेस्टेशन एंड इन्फ्लेमेशन में फ़र्क क्या है। तो दिस आई पुट फॉर यू एज एन असाइनमेंट, कि मुझे बड़ी सिंपल सी, मैंने डायग्राम्स नीचे लगा दिए हैं आपकी आसानी के लिए, कि मुझे पता चल जाए इन्फेक्शन क्या है, इन्फेस्टेशन क्या है, इन्फ्लेमेशन क्या है। आई एम गोना पुट इट ऑन योर असाइनमेंट। आपको असाइनमेंट देता हूँ, सिर्फ मुझे इसकी डेफिनेशन दे दें, मुझे इसकी एग्जाम्पल दे दें। इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि इन्फेक्शन, इन्फेस्टेशन क्या है, और इन्फ्लेमेशन तो हमें बड़ी डिटेल से इसके अंदर पढ़नी है, क्योंकि वो इम्यूनिटी का हिस्सा है, और उसी की वजह से वाइट ब्लड सेल्स अपनी फंक्शनिंग करते हैं। तो ये उनकी फंक्शनिंग समझाने के लिए मैंने आपका बैकग्राउंड बताया कि ट्रिगर क्या चीज़ करेगी, NK सेल्स क्या होते हैं, इन्फेक्शन, इन्फेस्टेशन और इन्फ्लेमेशन में क्या फ़र्क है, और आगे पढ़ेंगे इन्फ्लेमेशन में क्या रोल है इन वाइट ब्लड सेल्स का। अब डिटेल फंक्शन जब मैं आपको वाइट ब्लड सेल्स का पढ़ाऊंगा ना, वो एक कहानी में पढ़ाऊंगा, एक बॉडी की पूरी एक सिस्टम के तहत पढ़ाऊंगा, जिसका नाम हमने भी पीछे लिया इन्फ्लेमेशन में, कि तब होता क्या। उस वक्त मैं सारी प्रॉपर्टीज को वाइट ब्लड सेल्स की इकट्ठे कर दूंगा।
लेकिन फिलहाल मैं इन जनरल आपको ये बता दूं कि वाइट ब्लड सेल्स की प्रॉपर्टीज होती क्या क्या है। जब हम काम में लाएंगे ना इनको, मैं मिसाल दे रहा हूं, हम एक हम इंसान हैं, हमारी प्रॉपर्टीज क्या क्या है? हम ज़हीन हैं, हम बोल सकते हैं, अल्लाह ने हमें अक्ल दी है, हम हाथ है रखते हैं, हम पकड़ सकते हैं, ये क्या है हमारी प्रॉपर्टीज। हर चीज़ की एक खासियत हो सकती है। इनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो जब वो इन्फ्लेमेशन या कोई गंद या कोई इम्यूनिटी का काम करवाने लगेंगे तो यही प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करते हुए वाइट ब्लड सेल्स आपकी मदद को या उस टिश्यू की मदद को आएंगे जो डैमेज्ड हो रहा है या जिसमें कोई गंदी चीज़ घुस गई है या कोई पैथोजन एलर्जन घुस गया। तो इसलिए इसकी प्रॉपर्टीज को जानना बड़ा ज़रूरी है। इसकी प्रॉपर्टीज वाइट ब्लड सेल्स की पढ़ा रहा हूं, इन जनरल सबकी होती हैं ये प्रॉपर्टीज। इन डायग्राम से भी आपको आइडिया हो जाएगा। वाइट ब्लड सेल्स की बड़ी प्यारी प्रॉपर्टी है, ये राइट साइड पे नीचे वाली डायग्राम में दिया हुआ है कि ये एडहीजन करते हैं एंड मार्जिनेशन करते हैं। ये जो ब्लड वेसल की बॉर्डर्स दिखाई हुई हैं, एक दरमियान में पड़ा है वाइट ब्लड सेल, कोई भी है जिसकी चूंकि लोब्स 3 है तो मैं कहूँगा ये न्यूट्रोफिल है, तो वो नीचे आता जा रहा है, आके चिपका एडहीजन ब्लड की दीवार के साथ, सॉरी वेसल की दीवार के साथ चिपकेगा, तो इसके बीच में से गुजरना है। अभी ये जो सेंट्रल से साइड पे आ गया वेसल की, इसे कहते हैं मार्जिनेशन, और खून की वेसल के ऊपर चिपक गया है साइड पे उसकी, इसे कहते हैं एडहीजन। अब चिपका इसलिए है कि इसने एक बड़ी प्यारी प्रॉपर्टी दिखानी है। इस ब्लड वेसल्स के अंदर, ब्लड वेसल की जो दीवारें हैं, ब्लड वेसल की अपनी दीवारें, वो भी तो सेल्स से मिलकर बनी है, उनके बीच में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। उस छोटे से पोर में से गुजर के इसने बाहर निकल जाना है, ब्लड वेसल में से बाहर निकल गया। ब्लड वेसल की छोटी सी पोर में से एक वाइट ब्लड सेल का पिचक के बाहर निकल जाना और दूसरी तरफ जाके देखे सही हो गया, टिश्यू की तरफ जा रहा है, किसी टिश्यू ने उसको बुलाया, SOS दिया है। SOS का मतलब होता है सेव आवर सोल्स। एक मुहावरा, कोई जहाज डूब रहा हो, अगर आपने टाइटैनिक मूवी देखी हो, जहाज कोई क्रैश होने लगा तो उसका ड्राइवर, उसका पायलट SOS कॉल करते हैं। मैं समझाने के लिए कह रहा हूं कि टिश्यू ने SOS कॉल की, बहुत सारी, कहता है मैं मार रहा हूं, मैं, उसने बहुत सारे केमिकल्स रिलीज किए, तो उसकी मदद को देखें कैसे वाइट ब्लड सेल ने पहले एडहीज किया, मार्जिनेट किया, डायबिटीज किया, बाहर निकला, केमोटेक्सिस किया, उस जगह पे जहां डैमेज हो रहा था, जो मैंने आगे पढ़ाना है, टिश्यू की वजह से, गंद की वजह से, वहां बहुत से केमिकल्स रिलीज हुए, उन केमिकल्स ने टैक्सी करवाई, बुलवाया। टैक्सी का मतलब है मूवमेंट, वाइट ब्लड सेल्स को हमारी तरफ आओ, तो केमोटेक्सिस एक और प्रॉपर्टी है कि ये केमिकल्स की तरफ भागे गए। फिर सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वाइट ब्लड सेल्स की, ये सिक्रीटरी होते हैं, ये बहुत सारी चीजें रिलीज करते हैं। मैंने इनके नाम लिखे हैं जिनको हमें रट्टा मारना पड़ेगा। इनमें से एक दो के नाम तो आपने बहुत सुना होगा। हिस्टामीन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे काम आना है। साइटोकीन्स, केमोकीन्स, ल्यूकीन्स, इंटरल्यूकीन्स, सेरोटोनिन, हिस्टामीन, ब्रैडकिनिन, ल्यूकोसिटिक पायरोजेंस। 1 2 3 4 5 6 7 8 नाम मैंने दिए। 8 को रट्टा होना चाहिए। इन चीज़ों के 2 नाम हैं। इनको सिक्रीटरी केमिकल्स ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। मैं बता रहा हूं वाइट ब्लड सेल्स का फंक्शन सिक्रीशन है, ये सिक्रीट करते हैं। इनको इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स भी कहते हैं, इन्फ्लेमेशन के केमिकल्स हैं ये असल में, जो अभी आगे हमने पढ़नी है कल। तो हमने कहा जी WBC सिक्रीशन भी करते हैं। WBC बैक्टीरिया को मारते हैं, इसका मतलब है उनमें एंटीबैक्टीरियल बहुत सारे एंजाइम्स होते होंगे। WBC इस स्लाइड में, लास्ट स्लाइड में मैंने आपको जनरलाइज प्रॉपर्टीज पढ़ाई, इधर मैं आपको स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज बता देता हूं, हर एक की इधर करके भी बता देता हूं। देखिए न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट को तो हमने कह दिया जी ये तो NK सेल है, बड़े खतरनाक नेचुरल किलर सेल्स, हाईली फेगोसिटिक, तमाम बैक्टीरियल एंड फंगल एजेंट्स के लिए, और दोनों आपके फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स हैं। फर्स्ट रेस्पॉन्डर की बात को समझें। आपकी स्किन से कोई चीज अंदर जाने की कोशिश कर रही है तो फर्स्ट डिफेंस कौन सा है? स्किन। आपके नाक में कोई चीज अंदर जाने की कोशिश कर रही है तो फर्स्ट डिफेंस क्या है? नाक के बाल। आपकी आंख में कोई चीज जाने की कोशिश कर रही है तो फर्स्ट डिफेंस क्या है? आंख की लिड, आईलिड बंद हो जाएगी, ये फर्स्ट डिफेंस। आपकी ब्लड में कोई चीज आ गई, आपके टिश्यू के अंदर कोई चीज घुस गई तो फर्स्ट रेस्पॉन्डर कौन है? फर्स्ट टिश्यू रेस्पॉन्डर टिश्यू में बैठे हुए मोनोसाइट्स, एंड उसी वक्त टिश्यू के अंदर आ जाएंगे न्यूट्रोफिल्स। ये बात बड़ी गौर से सुनने वाली है, मेरे जुमलों को बार बार सुनिएगा रिपीट पे लगा के। मैंने कहा था मोनोसाइट तो ब्लड में रहेगा तो मोनोसाइट है, लेकिन ब्लड में काम नहीं कर सकता वो। इट हैज टू एंटर द टिश्यू टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अ मैक्रोफेज एंड देन बी कॉल्ड एज, कहलाया जाए
टिश्यू मैक्रोफेज। तो मोनोसाइट टिश्यू के अंदर फर्स्ट रेस्पॉन्डर होगा, जैसे कोई चीज गई मोनोसाइट रोक लेगा। आपकी स्किन में कोई चीज जा रही है, कांटा लगा, कौन रोक के रखे हुए है? टिश्यू मैक्रोफेज। उस टिश्यू मैक्रोफेज का नाम हिस्टियोसाइट, ठीक है। लेकिन अब वो कांटा कई दिन पड़ा रहा, तो इसी टिश्यू के अंदर मदद के लिए साथ ही फर्स्ट रेस्पॉन्डर के तौर पे और कौन आ जाएगा? न्यूट्रोफिल। तो न्यूट्रोफिल मोनोसाइट्स एनके सेल्स हैं, हाईली फेकोसिटिक होते हैं, फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स हैं। इयोसिनोफिल को देख लें, ये बड़ा डिफरेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। सिर्फ 2 पैथोलॉजिकल कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें इयोसिनोफिलिया होता है। 2 टर्म्स बोल रहा हूं, इयोसिनोफिलिया, इयोसिनोपीनिया। नाम से पता चल रहा है। इंक्रीज देन नॉर्मल लेवल ऑफ इयोसिनोफिल्स इज इयोसिनोफिलिया, डिक्रीज देन नॉर्मल लेवल ऑफ इयोसिनोफिल्स इज कॉल्ड इयोसिनोपीनिया। पीनिया को प्रॉब्लम नहीं होता, इयोसिन्स का फिलिया बड़ा प्रॉब्लम होता। हम एनिमल्स में तो बहुत देखते हैं, ये ह्यूमंस में जरा कम आता है, लेकिन आता है। एक डॉक्टर एक सीबीसी कर करके तंग आ गया। एग्जांपल्स देता हूं ताकि बात समझ आ जाए। एक डॉक्टर बार बार एक पेशेंट की सीबीसी करवा रहा है, वो देखता है सारा कुछ ठीक है, सिर्फ इयोसिनोफिल्स बढ़े हुए हैं। तो समझ लें 2 ही चीजें हैं, या उसको कोई एलर्जिक रिएक्शन है, जो मैं डिटेल से आगे इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा। एलर्जी, जो हर किसी को किसी न किसी चीज़ से एलर्जी है। आपकी पूरी क्लास को अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने से एलर्जी है, तो इसी तरह हर किसी को किसी न किसी चीज़ से एलर्जी है। या तो उसको एलर्जी है, या पैरासाइट्स हैं उसके अंदर, पैरासिटिक इन्फेस्टेशन मैंने लफ्ज़ लिखा है, और पीछे आपके लिए असाइनमेंट छोड़ दिया, इन्फेक्शन, इन्फेस्टेशन और इन्फ्लेमेशन में फ़र्क ढूंढ के लाना। तो 2 चीज़ें रटा मार लें, पैरासाइट्स हो जाए। पैरासाइट्स क्या? एक्सो पैरासाइट्स, एंडो पैरासाइट्स, दोनों आपने पढ़े हैं। जिस्म के बाहर चिपके हुए, जिस्म के अंदर घुसे हुए। तो या तो पैरासाइट्स आ जाएं, या आपको एलर्जी है तो इयोसिनोफिल्स बढ़ेंगे और वहीं पे काम के लिए आते हैं। बेसोफिल्स, इनका बड़ा इंटरेस्टिंग फंक्शन है, ये हिस्टामीन रिलीज करते हैं, और ये हम देखेंगे जब हम इन्फ्लेमेशन पढ़ेंगे कि ये सारे मिलकर वहां कैसे काम कर रहे हैं। लेकिन न्यूट्रोफिल मोनोसाइट्स इकट्ठे पढ़ा दिए, इयोसिनोफिल्स अलहदा कर दिए एलर्जी में और पैरासाइट्स में, बेसोफिल अलहदा कर लिया, तमाम इन्फेक्शंस में ये भी काम करता है, और इसका सबसे इंटरेस्टिंग काम है ये हिस्टामीन रिलीज करता है। लिम्फोसाइट्स इम्यूनिटी देते हैं, ये भी आपने एफएससी में जरूर हराम किया होगा। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो टी लिम्फोसाइट से आती है, ह्यूमरल इम्यूनिटी या ब्लड रिलेटेड इम्यूनिटी जो बी लिम्फोसाइट से आती है। तो अब ये पांचों के 5 मिलेंगे तो टिश्यू के करीब एक गेम लगेगी, एक स्टोरी प्ले होगी, एक गंद मचेगा, और वो देखेंगे कि वो क्या होगा। नेक्स्ट, मैंने आपके जिम्मे असाइनमेंट भी लगा दी है, आपने तो मुझे सिर्फ ब्रीफ बताना है 1 मिनट का कि इन्फेक्शन, इन्फेस्टेशन एंड इन्फ्लेमेशन होती क्या है, और मेरे जिम्मे है फिर मैं आपको डिटेल्ड इन्फ्लेमेशन पढ़ाऊंगा, वो प्रोसेस जिसके अंदर ये वाइट ब्लड सेल्स बड़ी एक्टिवली रोल प्ले करते हैं। तो इस सारे लेक्चर को आराम गौर से सुन लें, एंड एट द नाइट टाइम इफ वी हैव एनी क्वेश्चंस वी विल बी डिस्कसिंग एंड टेकिंग योर डिस्कशन एंड क्वेरीज एंड क्वेश्चंस इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।